हेलो, वेलकम बैक टू सीयूडी बायडा 247। मैं हूं आयुषी मैम और अब बारी है आपके एक और नए चैप्टर को कंप्लीट करने की। ऑलरेडी हमने फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वन शॉट सीरीज में वो बाकी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि इस वीडियो के बाद वो आप सारे देख लें, क्योंकि अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लिया, अगर आपने सारे चैप्टर्स का वन शॉट देख लिया, उनके नोट्स बना लिए हैं, तो आप लोग एक ऐसे पॉइंट पे होंगे जहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो कंप्लीटली कवर्ड अप होगा। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऐसे चैप्टर की जिसको मैं बोलूंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। हालांकि पी ब्लॉक भी है जो आपकी सीयूटी के सिलेबस में आएगा, लेकिन 12th में वो आपका नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में भी आएगा और आपकी सीयूटी में भी आने वाला है। ऑल्सो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक और चैप्टर जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी कंप्लीटली तैयार करना है तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको डी ब्लॉक आता हो। अब मैं अगर इस चैप्टर की बात करूं कि मैम याद नहीं होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत का सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर अब मिलने वाला है। क्योंकि आपको जितनी भी ट्रिक्स चाहिए इस चैप्टर में चीजों को याद करने के लिए वो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा जो वेटेज इस चैप्टर से क्वेश्चंस की रही है वो कॉन्फ़िगरेशन से रही है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन से याद है डी ब्लॉक की और थोड़ी सी एफ ब्लॉक की, तो आप लोग यहाँ पे काम कर पा रहे हो। और साथ में अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पता है कि डी ब्लॉक की क्या है, उनके रीजंस क्या हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके डी ब्लॉक से आएंगे वो आप सारे के सारे कर पा रहे होंगे। और साथ ही में ये आपकी हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक हम लोग क्लियर है। सभी लोग यहाँ पे सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, क्योंकि ये जो चीज है ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है आप लोगों के इस चैप्टर को 100% तैयार करवाने के लिए। ठीक है, चलिए अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी और एफ ब्लॉक क्या है, मतलब अगर मैं बोलूं तो आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते आ रहे हैं छोटी सी क्लासेस में से, जिसमें आपको दिखता है कि मैम पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी आपको दिखती है, जहां पर मैं बोलूंगी कि आपके स्टार्टिंग में एस ब्लॉक है, फिर आपका डी ब्लॉक है, फिर आपका पी ब्लॉक है और नीचे आपका एफ ब्लॉक है। सो टेक्निकली आपके पास अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल में जैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल है उनको क्लासिफाई कर देते हो। ठीक है, तो अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक का मतलब ये है कि डी ब्लॉक में जितने भी आपके एलिमेंट्स है उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो हम बोलेंगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। साथ ही में अगर मैं बोलूं तो डी ब्लॉक में जनरली आप क्या देखते हो, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। एक और नाम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को दे देते हैं, क्या दे देते हैं? दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स। अब अगर आपको कोई पूछे कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स, ये नाम इसको क्यों दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एस ब्लॉक, यहाँ पे क्या है आपका एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक से आप जा रहे हो पी ब्लॉक की तरफ, तो यहां से यहाँ आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ से क्या कर रहे हो, ट्रांजिशन कर रहे हो। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाने के लिए जो बीच में आता है वो है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के थ्रू आप ये ट्रांजिशन कर पाते हो। तो डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो भी हैं जिनका क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर आपके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, चलिए तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे आपका एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है और नीचे आपका क्या है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक भी डी ब्लॉक के अंदर ही लोकेटेड होता है मेनली अगर हम देखें तो, बट इवेंचुअली अगर मैं बोलूं कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक ही लाई करता है तो 21 से स्कैंडियम है और 30 पे जिंक है, तो 21 to 30 पीरियड आपका जो है आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके लिए याद करना और भी आसान हो जाता है। तो जल्दी से सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलूं तो आपके पास क्या है, 3 सीरीज है, आपको दिख ही रही है मैम। एक आपके पास 3D सीरीज है, एक आपके पास 4D सीरीज है और मैम एक आपके पास 5D सीरीज है। तो डी, अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो मेरे पास 3 सीरीज होती हैं जो मेरे को पढ़नी होंगी। 4D सीरीज में अगर मैं बात करूं तो 4D सीरीज के नीचे जो आपका 5D सीरीज है वहां पे कौन है, वहां पे आपके लेंथेनॉइड्स प्लेस्ड होते हैं। तो लेंथेनॉइड सारे के सारे यहीं पर रहते हैं, बट ये हम बाहर निकाल के रख देते हैं। लेंथेनम जो है आपका एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसी के ऊपर आपकी सीरीज का नाम है जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड। सो लेंथेनम इज नॉट ए एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट लेंथेनम यहाँ पर आता है। लेंथेनम आपका यहाँ पे बिलोंग करता है, दैट इज वो आपकी 5D सीरीज में बिलोंग करता है और उसी के ऊपर यहाँ पे नाम रखा गया लेंथेनॉइड सीरीज। और साथ ही में आपके पास एक होता है एक्टिनम, और एक्टिनम के ऊपर नाम बेस्ड है, दैट इज योर एक्टिनॉइड सीरीज। तो एफ ब्लॉक में आपकी 2 सीरीज आपको पढ़नी होती है।
लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज पेपर में जो क्वेश्चंस है वो फिर भी जो देखने को मिलता है वो लेंथेनॉइड से देखने को मिलता है, अदरवाइज आपके जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे डी ब्लॉक से ही आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर क्या है और आपकी कन्फिग्रेशन क्या है, क्योंकि कन्फिग्रेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और N-1D 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो मतलब इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जीज कंपेरेबल होती है, सेम सी होती है, इसीलिए हम दोनों को साथ में ही लिखते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल स्कैंडियम लिखना है तो स्कैंडियम से पहले क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम से पहले जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो है क्या, आपकी आर्गन। ठीक है, तो आर्गन आ जाती है आपकी, आर्गन के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम के ऑनवर्ड्स अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि स्कैंडियम की मैम अगर कन्फिग्रेशन देखोगे आप तो स्कैंडियम की का एटॉमिक नंबर 21 होगा, और क्योंकि ये आपका क्या है 21st पे है तो मैं आपको याद करवा रही हूँ फिलहाल के लिए D1 है, 3D सीरीज में लाई करेगा और 4s2 रहेगा। ठीक है, तो S तो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा और D में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब याद करने का तरीका देखते हैं कि मैम इसको याद कैसे करना है। तो वी हैव 3 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। ठीक है, सबसे पहले 3D सीरीज को याद करते हैं। तो याद करने के लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसको मैं बोलती हूँ, वो आपको फिंगर्स पे करनी है। ठीक है, तो हमारे पास 10 एलिमेंट्स है 3D सीरीज में। ठीक है, तो यू हैव फिंगर्स। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग निखिल कजन। 10 तक आपका आ जाएगा, थोड़ा सा बस याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो क्या याद करेंगे मैम, 3D1, 3D2, 3, अब जो भी एक्सेप्शंस होंगे वो मैं आपको अलग से लिखवाने वाली हूँ, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10। तो फिंगर्स पे याद रखेंगे, 10 तक याद करेंगे और 10 तक ही आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इसके नीचे हमारा 4s रहेगा, तो 4s अभी मैं सबके लिए 2 लिख रही हूँ क्योंकि s कंप्लीटली फिल्ड है। 4s2, 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 4 सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए 3D सीरीज ही है, 4s2, 4s2 और 4s। ठीक है, आइए उसके बाद तो मैं इसके लिए एटॉमिक नंबर भी इसका लिख ही देती हूँ क्योंकि इसका तो हम याद कर ही सकते हैं। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, तो ये है। आइए 4D सीरीज को याद करते हैं। यहाँ से 4D सीरीज की अगर हम बात करें तो है यारी जरा निभाना मौत तक। ठीक है, ये भी आप फिंगर्स पे ही रखोगे, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। तो D10 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं Y से शुरू करूं तो Y इज Y जर्कोनियम, NB मोलिब्डेनम। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे दैट इज योर TE रूबीडियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, ये भी आपका D1, D2, D3। तो D ये कौन सी है, 4D सीरीज। तो मैं इसको 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8, 4D9, 4D10। इसके नीचे क्या होगा, 5s, 5s2, 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 5s2 और 5s। ठीक है, आइए एक्सेप्शन से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सीरीज को, फिर आएगी 5D सीरीज दैट इज ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। थोड़ी सी फनी है बट याद करना आसान है। ठीक है, तो कैसे, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा मेरा, दैट इज ला हॉफमियम ता टंगस्टन वरना
रमेश रमेश और ऑस्मियम, इंद्रजीत, पीटी प्लैटिनम, गोल्ड, और ये आपका ये हो गया आपका दैट इज योर मरकरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5D1, 5D2, 5D3, 5D4, ये आपको याद होना चाहिए, 5D5, और ये बार बार लिखना नहीं है, बार बार आपको फिंगर्स पे ही करना है इसको डायरेक्टली। 5D6, 5D7, 5D8, 5D9 और 5D10। फिर आ जाएगा क्या, दैट इज 5D के साथ आएगा 6S, 6S2, 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 6S2। ठीक है, तो पूरी टेबल आपके सामने है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। देखो, अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूँ तो उसके पास 5 सब शेल है, हर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर मैं फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो D10 हो जाएगा, अगर मैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो D5 होगा। तो आपको पता है, आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, हाफ फिल्ड उसके बाद होगी और फिर पार्शियली फिल्ड। तो अगर कोई पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड बन सके तो वो उसमें कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन आपके यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे। तो एक्सेप्शंस को पहले तो मैं आपके लिए अलग से मार्क कर देती हूँ। सबसे पहले आपका रहेगा यहाँ पे दैट इज योर क्रोमियम, कॉपर। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। सेकेंड वाली सीरीज में ऑलमोस्ट सभी एक्सेप्शन है, तो ये थोड़ा सा आपको याद करना आसान होगा कि मैम ऑलमोस्ट सभी हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे ये भी है और ये भी है। ठीक है, नीचे वाली सीरीज में अगेन कम 2 ही हैं केवल, मतलब कि ऊपर और नीचे वाली सीरीज में कम कम है। ये है, ठीक है, और आपका एक ही है। ठीक है, तो जो भी मैंने पिंक बॉक्स से करे हैं ये आपके एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि सबका ना 6s क्या है, 2 है। ठीक है, सबका 6s 2 है। इनमें 6 जो एस वाला है, ठीक है, जो एस वाला है उसमें अरे सबका क्यों बदल दिया मैंने, एक सेकेंड। चलिए, तो 6s यहाँ पे बदलेगा और यहाँ पे बदलेगा, क्योंकि ये आपका देखो 3D4 4s2 था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक s ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है 3D5 4s1। यहाँ पर भी आपका 3D9 है, तो ये फुली फिल्ड बन सकता है, तो ये बन जाता है 3D10 4s1। तो देखो सब में s2 है, बस इन दोनों में क्या है, s1 है। ठीक है, सिमिलरली इन सब में भी सेम केस रहने वाला है। सभी में आपका जो s है वो 1 बन जाएगा, इन सभी में आपका जो s है वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4D3 था, तो ये 4D4, ये हो जाएगा 5s1, ये हो जाएगा 4D5 5s1, ये हो जाएगा 4D6 5s1, ये हो जाएगा 4D7 5s1, ये हो जाएगा 4D9 5s1। और अगर मैं पैलेडियम की बात करूं तो पैलेडियम भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4D। पैलेडियम की अगर मैं बात करूं तो पैलेडियम में एक आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, वो एक्सेप्शन ये है कि ये हो जाएगा क्या, पैलेडियम वाज D8, तो ये हो जाएगा 4D10 5s1, क्या हो जाएगा 4D10 5s1। ठीक है, यस और नो। एक सेकेंड, डी हमारा 8 पे था ना, ये एक सेकेंड, ये है 3, तो ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। यारी जरा निभाना, D3 था, एक सेकेंड, ठीक है, सभी में क्या होगा, इन सभी में तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये S1 बनेगा, ये S1 बनेगा, ये भी S1 बनेगा, ये भी S1 बनेगा, ये भी S1 बनेगा, ये आपका S0 बनता है इकलौता ये, और ये भी आपका S1 बनेगा। ठीक है, ये आपका बनेगा S1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप लोगों का क्या रहेगा, S1 यहाँ पे इसका हो गया।
लास्टली अगर मेरे पास दो है प्लैटिनम और आपका गोल्ड, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 6s1 6s1, तो ये बन जाएगा आपका क्या, दैट इज 5d9 और ये हो जाएगा 5d10। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को, राइट है सभी लोगों को यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यस और नो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेक्निकली ये आपका D4 हो जाएगा, ये D5 हो जाएगा, ये D6 हो जाएगा, ये D7 हो जाएगा, ये D8 हो जाएगा, ये D10 हो जाएगा, और ये आपका अगेन ये भी D10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये 4D5 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 4D5। ठीक है, तो मतलब कि आपको समझ में यहाँ पे ये आना है कि जो भी मैंने पिंक से डाला है वो सभी में एक्सेप्शन है कि सब में S1 हो रहा है, 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 S1 हो रहा है, S1 हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो जाता है। S0 केवल रहता है पैलेडियम में, बाकी इसमें भी S1 है, S1 है और S1 है। पेपर में देखो जो आना है ज्यादा आपके पेपर में जो पूछा जाएगा वो यही पूछी जाएगी। ठीक है, ये देखो ये आपका क्या बन रहा है, हाफ फील्ड इसलिए कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका बन रहा है फुल फील्ड इसीलिए ये आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो 3D सीरीज मैक्सिमम इंपॉर्टेंस की है, बट अदरवाइज आपको 4D और 5D सीरीज में भी जो भी एक्सेप्शंस है और जो भी कन्फिग्रेशन है मैंने आपको बता दी, आपको फिंगर्स पे लेके जाना है, फिंगर्स पे लेके जाना है, चेक करना है एक्सेप्शन केस है या नहीं है। एक्सेप्शन केस नहीं है तो जो भी फिंगर पे आ रहा है वही आंसर होगा, और अगर एक्सेप्शन केस है तो एस का एक इलेक्ट्रॉन आप लोग को आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, सो दैट इज द कन्फिग्रेशन का क्वेश्चन। अब बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि पूछ लेगा जिंक 2+ की कन्फिग्रेशन बताओ तो क्या हो जाएगी D10, एस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर वो पूछेगा Mn2+ की कन्फिग्रेशन बताओ तो Mn2+ क्या हो जाएगा D5। वो पूछेगा इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे पास आयरन 2 पॉजिटिव है और मेरे पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव है और मेरे पास Mn2+ है, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, तो आयरन 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा 3d6, एस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्रोमियम क्या हो जाएगा 3d4, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ये भी हो जाएगा 3d5। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई पूछ ले तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, तो आंसर होगा Mn2+। ठीक है, तो आपको कन्फिग्रेशन अगर आती है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे होगे। हालांकि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को मैं वी हैव अ मैराथन प्लान्ड, मैराथन है हमारी इस संडे को 1 अक्टूबर को, तो आप सभी लोगों को एक तो रिमाइंडर सेट कर लेना है कि 1 अक्टूबर लाइव हम लोग संडे को मिलने वाले हैं, जिसमें हम पूरी CUET की जो केमिस्ट्री है उसका 1 शॉट हम करने वाले हैं। तो आप उस एक वीडियो से बहुत सारी चीजें सीख पा रहे होगे, बहुत सारे नंबर, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें शॉर्ट नोट्स भी होंगे, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है लाइव ऑन 1 अक्टूबर। तो एक तो रिमाइंडर सेट करना बहुत जरूरी है आप लोगों का उस सेशन के लिए, क्योंकि वो बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी कहानी कंप्लीट हो गई तो डायरेक्टली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा, क्यों जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वो मेटल बॉन्ड बनाएगा, जितने ज्यादा वो बॉन्ड बनाएगा उसको अगर मुझे मेल्ट ऑफ करना है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जितने बॉन्ड है उतनी एनर्जी लगानी है, और बॉन्ड ज्यादा कब है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही आपके बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो अगर मैं D1 से बात करूं, D1 से D5, ठीक है, और D10, तो यहां तक तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1 2 3 4 5, फिर आपके यहाँ पे घटते हैं क्योंकि D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 4 3 2 1 0, तो यहां तक आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, लेकिन D5 में आपका मेल्टिंग पॉइंट लो आता है, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो ये ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, और अगर ये ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है तो इस पे ज्यादा एनर्जी लगानी भी नहीं पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम ही निकल कर आएगा। तो आप लोग अगर ग्राफ को भी देखेंगे तो आप देखेंगे पहले आपका बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा क्रोमियम का है, मैग्नीज पे आपका डिप आया, फिर उसके बाद दोबारा से इंक्रीज हुआ और कॉपर तक जाके वो फिर से डिक्रीज हो गया। तो मैक्सिमम किसका आएगा, क्रोमियम का आएगा, मिनिमम किसका यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज योर मैग्नीज, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली जिंक, क्योंकि जिंक में तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं।
ठीक है, तो ये आपका रहेगा मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, और मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वही सेम ट्रेंड रहेगा किसका, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का भी। तो सबसे पहले आप मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो, D5 कॉन्फ़िगरेशन तक अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन घटते हैं इसलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, देखो अगेन अब मैंने क्या बोला, आपके मेटल मेटल बॉन्ड बन रहे हैं, अब मेटल मेटल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये मेटल मेटल बॉन्ड कब बनेंगे, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा मेटल मेटल बॉन्ड बनेंगे। तो अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड मैंने आपको बताया, D1 से D5 आपका क्या होता है, D1 से D5 आपका क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो आपका अगेन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बढ़ेगा। D5 से D10 अनपेड इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो अगेन आपकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी घटेगी। बस D5 बीच में आएगा, D5 अगेन स्टेबल है तो वो तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो बॉन्ड तोड़ूंगी ही क्यों, और बॉन्ड तोड़ूंगी ही नहीं तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम ही लगेगी। तो इसका भी सेम ही ट्रेंड बनने वाला है, दैट इज पहले मैम इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर दोबारा से इंक्रीज होगा, और डिक्रीज कहाँ पे हुआ, मैग्नीज पे, और इंक्रीज कहाँ पे हुआ, क्रोमियम पे। तो सेम ही ट्रेंड रहेगा 3D 4D 5D सीरीज के लिए। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि ये ट्रेंड किस पे डिपेंडेंट है, आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, आइए उसके बाद अगर मैं बोलूं वही मेटल, और हाँ अगर मैं सेकंड थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो आपको दिख ही रहा है कि मैम ये 3D सीरीज की है, ये 4D सीरीज की है, ये 5D सीरीज की है, तो ऑब्वियसली 4D 5D की आपकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाइयर है इन कंपैरिजन टू योर 3D सीरीज। ठीक है, मेटल ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव हाइयर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज क्योंकि उनका जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है इन कंपैरिजन टू 3D सीरीज की मेटल मेटल बॉन्डिंग। अब जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो ऑब्वियसली उसी को ब्रेक डाउन करने में ज्यादा एनर्जी भी लग रही होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियाई की। अब आपने जनरल ट्रेंड्स तो पढ़े ही हैं। जनरल बोलते हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं सेम शेल में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, आपका जो है कंप्रेशन बोल सकती हूँ मैं, या बोल सकती हूँ आपका जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आई कैन राइट साइज जो है आपका डिक्रीज होता है। जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो शेल्स बढ़ती हैं, शेल्स अगर बढ़ रही हैं तो आपका साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। ये जनरल बात है। लेकिन अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो आपके पास क्या है, D1 से D2 से D3 से फॉर एग्जांपल D5 से D6 से D7 D8 D9 और D10। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये 3D ऑर्बिटल है और ये 4s है, तो 3D में फिलिंग तो हो रही है बट 4s तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं जो रिपल्शंस कर सकते हैं। लेकिन D1 D2 D3 तक अगर मैं बात करूं तो यहां तक आपका जो केस है, यहाँ पे मैं D4 भी डाल देती हूँ, यहाँ पे आप जब इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहे हो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि न्यूक्लियस इनको अच्छे तरीके से अपने तक अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। D4 से अगर मैं D8 तक चली जाऊं पर्टिकुलरली, ठीक है, D4 से 1 2 3 अगर मैं 4 से ही मान लूं, ठीक है, D4 ऑनवर्ड्स, तो D4 ऑनवर्ड्स क्या होता है कि D5 आपने किया, D6 किया, तो कुछ ना 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन भी वर्क ऑन करने लगता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम ऑपोजिट शेल में जो नियर बाय है उनमें रिपल्शन है। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो जाता है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, और D8 D9 D10 में आपके इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हो जाते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके इन दोनों को रिपेल बहुत ज्यादा कर पा रहे होते हैं। क्योंकि ये ज्यादा हो गए, नंबर में ज्यादा हो गए, तो अब रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका यहाँ पे ज्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू योर Z इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो यहाँ पे जो है मैं इसको इरेज कर रही हूँ एक बार के लिए। जब यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका ज्यादा होगा उस केस में आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन मतलब कि अपने पास बुला रहा है, और अपने पास बुला रहा है तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। अब यहाँ पे ना तो पास बुला पा रहा है ना दूर ले जा पा रहा है, तो साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स में। जब रिपल्शन होगा तो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दूर भगा रहा है, दूर भगा रहा है तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज। तो अगर आप देखते हैं तो आपको ट्रेंड देखने को मिलता है कि पहले मैम आपका जो साइज है वो डिक्रीज होगा, फिर मैम सेम होगा और फिर मैम बढ़ेगा। तो रीजन बीइंग क्या, क्योंकि पहले जेड इफेक्टिव बड़ा हो जाता है, फिर जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो जाता है और फिर लास्ट में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है, जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन में हमेशा साइज छोटा होगा और रिपल्शन में हमेशा साइज बड़ा होगा। तो दैट इज द ट्रेंड फॉर एटॉमिक साइज जो आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा। अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, लेफ्ट टू राइट हमने समझ लिया, मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं तो 4D 5D और 3D सीरीज। तो 3D 4D और 5D सीरीज। अब जनरली तो साइज बढ़ना चाहिए क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं, तो 4D से 5D तो साइज आपका बढ़ जाता है क्योंकि आपकी शेल्स बढ़ रही हैं। बट 5D से पहले आपको पता है लेंथेनॉइड बैठा है और लेंथेनॉइड में होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपका 4D और 5D का साइज क्या हो जाता है, सेम। कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इन दोनों का साइज आपका सेम हो जाता है। तो देखो जैसा आप यहाँ पे देखोगे भी, यहाँ पे आपका जो साइज है वो इंक्रीज हुआ और यहाँ पे आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, नियरली सेम सा साइज देखने को मिला, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला। सो द रीजन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे साइज बढ़ा क्योंकि शेल्स बढ़ी, यहाँ पे साइज सेम रहा बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे साइज घटा बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव, यहाँ पे साइज सेम रहा क्योंकि जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो गया, यहाँ पे साइज बढ़ा क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो दैट इज द कहानी फॉर योर एटॉमिक साइज। आइए अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ जाते हैं। यही तीन वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कोई आपको रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, बट आपको जनरल पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट अ इलेक्ट्रॉन। अब लेफ्ट टू राइट अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है मैम, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा मैम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर मेरा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो मैम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। और डाउन द ग्रुप क्योंकि मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है तो मैम यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी कहानी है। तो जनरल बात तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन अब यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज आप देख लोगे जब भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही होगी। जैसे कि हम बोलते हैं क्रोमियम पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, ठीक है, देन क्रोमियम। तो देखो यहाँ पे क्योंकि क्यों स्टेबल है, क्योंकि D5 बन जाएगा और ये अगर स्टेबल बनेगा तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि स्टेबल चीज बन रही है तो कम एनर्जी में भी बन जाएगी। तो देखो आप देखोगे ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, अगेन उसके बाद आपका इंक्रीज आएगा 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 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना इंक्रीज क्यों आया, क्योंकि आप Mn+ बना रहे हो, Mn+ इज नॉट स्टेबल, देन मैग्नीज, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप जिंक से जिंक पॉजिटिव बना रहे हो, ये आप क्या बना रहे हो, अनस्टेबल चीज बना रहे हो, क्योंकि जिंक ऑलरेडी स्टेबल है, उसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अनस्टेबल बना रहे हो तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा आपकी हाई निकल कर आ जाएगी। तो आपसे पेपर में डायरेक्टली वो कुछ कुछ केस दे सकता है कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ऐसा क्यों है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी जो चीज बन रही है उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, अगर वो अनस्टेबल चीज है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल कहानी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अब जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके लिए पेपर में आता है रीजन क्या है, तो रीजन मैम ये है क्योंकि मैम यहाँ पे मेरे पास 4s 3D है, ठीक है, 5s 4D है, 6s 5D है। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों साथ में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जीज काफी हद तक सेम होती है। इस वजह से जो मेरे बॉन्डिंग में मेरे पास डी ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है बट एस भी कर जाता है, और एस भी जब कर जाता है तो ऑब्वियस ही बात है मैम आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो आप अलग अलग फॉर्म में देख पा रहे होगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैग्नीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, मैग्नीज आपका +7 तक चला जाता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करता, स्कैंडियम नहीं करता, क्योंकि स्कैंडियम के पास यार इलेक्ट्रॉन ही कितना है, 3d1 4s2, डी में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है कि भाई तुम एक बार लेके मेरे को फ्री करो, तो ये 3d0 बन जाता है, तीनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए केवल ये एक ही कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। जिंक की कहानी की बात करूँ तो जिंक D10 है, और D10 है तो वो क्या कहता है कि बस मैं एक ही बार 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा और स्टेबल बन जाऊंगा। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करता, पेपर में सवाल आता है तो स्कैंडियम और जिंक नहीं करता है।
अगर वो पूछे कौन सा ट्रांजिशन मेटल नहीं शो करता, तो ये आपका एक ट्रांजिशन मेटल है, बट जिंक इज अ नॉन ट्रांजिशन मेटल। क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो अगर मैं नॉन ट्रांजिशन मेटल की बात करूं तो आप जिंक का नाम दोगे, अगर आप ट्रांजिशन मेटल की बात करो तो आप स्कैंडियम का नाम दोगे, अगर आप डी ब्लॉक की केवल एलिमेंट की बात करो तो स्कैंडियम जिंक दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? मैग्नीज करेगा। अगर ओवरऑल की मैं बात करूं पूरी डी ब्लॉक में तो ऑस्मियम करेगा। ऑस्मियम आपकी +8 तक आपकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहा होता है। ठीक है, तो लेकिन 3D में बट आंसर क्या होगा? मैग्नीज होगा, +7 इज योर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगेन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? एक मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अभी इसकी वैल्यूज वैसे तो एक्सपेरिमेंटली निकलती है दो एनर्जीज को जोड़ के, सब्लिमेशन एनर्जी को, हाइड्रेशन एनर्जी को और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी का भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो इसीलिए आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का भी कोई रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। एक केवल जो चीज आ जाती है वो पेपर में, वो है अगर आप एक ग्राफ देखोगे तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है? 0। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो केवल इकलौता कॉपर है जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस होता है। अगर मैं कॉपर की बात करूं और हाइड्रोजन की बात करूं तो कॉपर रिड्यूस होता है, अगर मैं बोलूं कॉपर 2+ में, और अगर मैं +1 में भी, अभी यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, कॉपर प्लस में भी जा सकता है, कॉपर उल्टा लिख दिया मैंने, दैट इज रिडक्शन। अगर मैं बोलूं तो कॉपर 2+ से कॉपर में जाए या कॉपर प्लस से कॉपर में जाए। ठीक है, और अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का रिडक्शन दैट इज H+ से H2 जाए। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है वैसे मैं बता दूं तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 0.34 वोल्ट, और इसका होता है ई नॉट, आपको दिख ही रहा है 0 वोल्ट। बाकी सबका तो माइनस में है, बाकी सब मेटल्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस में है। तो यहाँ पर देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? कॉपर का ज्यादा है। तो अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है या फिर एक वेसल है, या मैं कुछ भी बोलूं कि जहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगी कि मेरे को कैथोड पे कौन मिलेगा, क्योंकि रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है। तो कैथोड पे कौन सा मेटल आएगा? तो कैथोड पे जो कॉपर है वो आपका डिपॉजिट होगा, आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर इसके अलावा आप कोई भी मेटल ले लो, आपने क्रोमियम ले लिया, मैग्नीज ले लिया, आयरन ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, निकल ले लिया, इनमें से कोई भी मेटल अगर आप हाइड्रोजन के साथ यूज करोगे तो रिडक्शन हमेशा हाइड्रोजन का होगा, कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगी, कोई मेटल नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में और हाइड्रोजन का 0 है। तो 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव। लेकिन केवल कॉपर है जिसका पॉजिटिव में होता है, तो कॉपर रिड्यूस हो जाता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो पेपर में आपको देखो अलग अलग सवाल आ सकते हैं, कौन किसको रिड्यूस करेगा वो आपको समझ में आ रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो करेगा। उसके बाद अगर पूछेगा ये वाला वैल्यू का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, अगर वो जो चीज कन्वर्ट होकर कन्फिग्रेशन में स्टेबल बन रही है तो ऑब्वियसली उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा, वो रिड्यूस होना चाहेगा। तो जितने भी सवाल हैं जो आपको या तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के होंगे या फिर आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के होंगे, दोनों के लिए ही आपको क्या आनी चाहिए? कन्फिग्रेशन। अगर आपको कन्फिग्रेशन याद है तो आप सब कर पा रहे होगे, और कन्फिग्रेशन याद करने का तरीका मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये भी कहानी हो जाती है। इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल है, अब मेटल तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अब 2 तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है, या तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और जो वीकली रिपेल्ड होते हैं उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होंगे? जिनके पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक रहेंगे, और अगर डायामैग्नेटिक है तो मतलब कि उसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। ठीक है, तो अगेन ये भी आप कन्फिग्रेशन से कर सकते हो, पूछ लेगा वो आपसे सबसे ज्यादा। अब फिर एक और क्वेश्चन आता है जो कि है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2। अब तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे आप फॉर्मूले की वैल्यू को पुट करो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √2, 2 + 2 is 4, दैट इज √8, 3 is √15, 4 is √24, 5 is √35। अब आपको याद कैसे करना है? 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4 5 का 5 7 8 8 9 9। पेपर में आ जाएगा सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका है। अलग अलग सवाल पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल पूछ ले Mn 2+ में, जिंक 2+ में,
Fe2+ में हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका रहेगा? तो आपको समझ में आ रहा है Mn2+ D5 है, जिंक क्या है D10 है और Fe क्या है D6 है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इसका ही होगा। तो ऐसे आपसे अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ से काफी सारे सवाल आते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, फॉर्मूला भी बता दिया और बाकी कन्फिग्रेशन, अगेन मैंने बोला कन्फिग्रेशन का ही सारा खेल यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स है, वो काफी ज्यादा कलर शो करते हैं। तो कलर शो करने के लिए भी जो अगेन रिस्पॉन्सिबल है वो है क्या? आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 रीजंस होते हैं मेनली जिसकी वजह से कलर शो करते हैं। पहला है डी ट्रांजिशन, दूसरा चार्ज ट्रांसफर और तीसरा कोवेलेंट कैरेक्टर। डी ट्रांजिशन क्या है? मतलब कि अगर आपके पास कोई भी डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी की क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये आता है, एनर्जी को लेता है, एनर्जी को लेके एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है। अब क्योंकि ये हायर एनर्जी में हो गया तो अभी अनस्टेबल हो गया, तो कहता है कि मैं वापस आऊंगा, तो ये वापस नीचे आता है और जो एनर्जी इसने ली थी वो इसको रिलीज कर देता है। ये एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करती है जनरली, और विजिबल रीजन में लाई करती है तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कलर एक आपका इम्पार्ट कर देती है। तो ये कब कलर दिखाएगा? जब इसके पास क्या होंगे? अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलर नहीं दिखाएगा। जैसे कि पूछेगा इनमें से कौन कलरलेस रहेगा, तो आपको दे देगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, Mn 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, Fe 3 पॉजिटिव, कोई भी दे सकता है, आपको बस पता होना चाहिए। अब देखो कन्फिग्रेशन के से अगेन खेलना है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, D0, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, D5, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, D4, जिंक 2 पॉजिटिव, D10, आयरन 3 पॉजिटिव, D5। अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। कलरलेस कौन रहेगा? ये दोनों रहेंगे। तो अगेन आपसे पेपर में सवाल पूछ लेगा कि कौन कलर्ड है, कौन कलरलेस है। आंसर कहाँ से आएगा? कन्फिग्रेशन से आएगा। अगेन देयर विल बी सम केसेस जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो फिर भी कलर शो कर रहा है। उस केस में आप देखोगे कुछ कॉम्प्लेक्सेस को, जैसे कि आपको मिल जाएगा KMnO4। यहाँ पे अगर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7 आएगी और ये D0 बन जाएगा। फिर भी ये कलर शो करता है पर्पल कलर का। Why is it so? तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या होगा मैम, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है दैट इज O2 नेगेटिव क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन Mn2+ या फिर Mn जो है आपका एक्सेप्ट करता है और ये आपके जो है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है और यहाँ पर आपका क्या होता है? इसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, और चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से आपका जो KMnO4 है, पेपर में सवाल आता है व्हाई डज KMnO4 शो कलर, तो रीजन होगा बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। एंड अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स, जैसे कि आपका AgCl है, AgBr है, जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, और कोवलेंट कंपाउंड्स होने की वजह से ये आपके कलर शो करते हैं। अगर हम बोलें तो ये सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ F सेंटर, लेकिन ये हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। बट अगेन ये कलर शो कर रहे हैं, लेकिन इनका रीजन अलग है। तो रीजन समझ में आ रहा है। डी ट्रांजिशन रीजन है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, चार्ज ट्रांसफर रीजन है अगर किसी के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बट एक ऐसा लिगेंड लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, और लास्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो आपके F सेंटर की वजह से यहाँ पे कलर शो कर पा रहे होते हैं। ठीक है, आइए देन जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन कैटलिस्ट की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि V2O5 होता है ना। तो चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, चाहे वो आपका हिबर्स प्रोसेस है, जितने भी प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब आपके कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? तो 3 रीजंस है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रीज़न, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्या कर सकते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। दूसरा, सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होता है, और तीसरा वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये 3 रीजंस है जिनकी वजह से जो ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है एक बेहतरीन कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट चैप्टर भी है ये आपका, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं वो आप लोग बना रहे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट से। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एक बहुत खास टेंडेंसी है या खास नेचर है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों कर सकते हैं, उसके लिए पेपर में CUT 2022 और 23 दोनों में सवाल यहाँ पे से आया हुआ है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा आ सकता है। चार्ज ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि अगेन इनके पास जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन आप वो रीज़न नहीं डालोगे, आप रीज़न डालोगे बिकॉज ऑफ हाई आयोनिक चार्जेस। ठीक है, उसके अलावा लास्टली
क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली जो बॉन्डिंग है वो वेकेंट ऑर्बिटल में ही होगी। जितने वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी और उतने बेहतरीन आपके कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होंगे। तो तीनों पॉइंट्स डायरेक्टली आपके एमसीक्यू में आएंगे, आपको 3-4 बातें लिख के देगा, आपको पूछेगा इनमें से क्या करेक्ट रीजन है, तो रीजन आपको यहाँ से याद हो जाएगा, छोटा साइज, ज्यादा चार्ज, वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये तीनों अगर रीजन आपने मार्क कर दिए तो आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दैट इज जस्ट प्योरली ये वाली बात याद करने की है, और 3-4 चीजें याद करने की, इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं है, तो आई थिंक आप इतना तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, आइए उसके बाद देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ना, फॉर एग्जांपल लैटिस बनाएंगे, तो जैसे आयरन है, आयरन आपस में मेटल मेटल बॉन्डिंग करके एक लैटिस बना लेगा, ऐसे टाइटेनियम में मेटल मेटल बॉन्डिंग करके अपने आपस में लैटिस बना लेगा। अब जब लैटिस बनाएगा तो बीच में थोड़े थोड़े गैप्स बचते हैं, जैसे कि हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल मेटल मेटल की बॉन्डिंग हो रही है, तो बीच में जो ये गैप्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। अब इन इंटरस्टिशियल साइट पे छोटे छोटे एटम्स आके बैठ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे टाइटेनियम कार्बाइड बना लेता है। ठीक है, तो इसकी इंटरस्टिशियल साइड पे आपका कार्बन आके बैठ जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये भी पेपर में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहली बात, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है प्योर मेटल से, टाइटेनियम कार्बाइड का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू टाइटेनियम। नेक्स्ट, इनकी हार्डनेस रिटेन होती है और हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्टली कंडक्टर्स जैसे मेटल हैं वैसे ये भी रहेंगे, और रिएक्टिविटी से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना ये केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। क्या होते हैं, केमिकल इनर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो अलॉयज बनाते हैं। अलॉयज क्या होते हैं, सोल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ाया था मैंने, सॉलिड अगर सॉलिड मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव अ अलॉय। ठीक है, तो दो सॉलिड्स जब सेम होंगे साइज में, अब आपको मैंने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो साइज है उसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलता है, और एटॉमिक साइज अगर काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलता है तो इन दोनों को आप जोड़ के जो बना सकते हो उसको बोलेंगे अलॉय। अलग अलग अलॉयज आपके पेपर में आ सकते हैं, ब्रास किसका है, ब्रॉन्ज किसका है, स्टेनलेस स्टील किसका है। ठीक है, तो ये सारे आपके अलॉयज यहाँ पे मेंशन्ड भी हैं, तो आप डायरेक्टली बस इनका नाम याद रख लेना, और पूछा जाएगा क्यों बनते हैं, तो रीजन होगा बिकॉज ऑफ सिमिलर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमिलर एटॉमिक रेडियस। आइए, इसी के साथ यहाँ तक आपकी मेन कहानी जो है, जो पेपर में आने वाली है वो कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपका KMnO4 के रिएक्शंस हैं, वो इसमें मैंने मेंशन नहीं करा है, तो उसको मैं अलग से आपके क्वेश्चंस की फॉर्मेट में ही करवा दूंगी, क्योंकि उसके डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है, मतलब आपको केवल उसके रिडॉक्स के जो कपल्स हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि रिडॉक्स से उसका क्वेश्चन आने वाला है कि ये इसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसको किस में रिड्यूस करेगा, केवल ये वाले क्वेश्चन आएंगे। इसको हम लोग जो मैराथन है आपकी संडे को 1 अक्टूबर को उसमें ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं लास्ट सेक्शन की इस चैप्टर की, जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैक्सिमम या तो आपको कॉन्फ़िगरेशंस पूछ ली जाती हैं, या तो हो सके तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी से सवाल आता है, और अदरवाइज एक क्वेश्चन जो काफी फेमस एग्जामिनर का वो है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स आपके लाई करते हैं आपका LA, दैट इज लेंथेनॉइड से ल्यूटीनियम तक, और ऐसी आपके जो एक्टिनॉइड्स है वो लाई करते हैं AC से LR तक। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे इनकी लोकेशन को, तो लोकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दी थी, लोकेशन का है 21st जो आपका पीरियड है उसी में आपके दोनों लाई करते हैं, यहीं पर ये लेंथेनॉइड्स है और नीचे आपके क्या है, एक्टिनॉइड्स। तो 57 से 71, 57 से लेंथेनम और 71 से ल्यूटीनियम। ठीक है, ऐसे 89 से एक्टिनियम और लास्ट में आपका 103 तक जाता है आपका LR। ठीक है, तो ये आपके जो है आपके क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पे शुरुआत करते हैं लेंथेनॉइड से। तो लेंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का एक तरीका आपके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, लारा सैर पर निकल पड़ी, सेम एनर्जी की गाड़ी तब दौड़ी होगी, एक तुम यामाहा ले लो। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है बट याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है ये कहाँ तक होता है, D1 D2 D बोल रही हूँ, F सॉरी, देखो D तो ये होगा, ये तो D में लाई करता है D1, दैट इज लेंथेनॉइड। तो यहाँ से शुरू होगा ये F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F। ठीक है, अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको दूं, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, तो ये होता है आपका दैट इज
NS n-1 D और n-2 F, तो ये उसके भी अंदर जाता है। ठीक है, तो S की अगर मैं बात करूं तो S तो इसका 2 ही रहेगा, D इसका 0 या 1 हो सकता है क्योंकि लेंथेनम के केस में 1 हो सकता है, और F आपका कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से 14। ठीक है, 1 से 14। ठीक है, तो अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बात करूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेंथ, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि लेंथेनम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तो आपका जो है 5D1 और 6S जो 2 यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, दैट इज 4F सीरीज यहाँ पे हम बोल देंगे, तो ये 4F 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 4 4 4 4 4 4 और 4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अब आपको याद क्या रखना है कि किस में D1 होगा और किस में D0 होगा, किस में D1 होगा और किस में D0 होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ कि जो ये है दैट इज LA से लारा, सिरेनियम, ग्लोडोनियम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आएगा लेकर, मतलब ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज लेकर, लुधियाना गई। ठीक है, तो ये 4 हैं जो आपके D1 शो करेंगे, इसके अलावा सभी आपके D0 शो करेंगे। ये 4 है जो आपके D1 शो करेंगे, बाकी सब आपके D0 शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूं तो कौन कौन है ये हमारे, दैट इज, ये तो आपको मैंने दिखाई दिया D1 है। ठीक है, उसके बाद सीरत दैट इज सिरेनियम, ये आपका D1 हो गया। उसके बाद मेरे पास है ग्लोडोनियम दैट इज GD, दैट इज D1। और उसके बाद है मेरे पास लास्ट वाला ल्यूटीनियम दैट इज दिस। ठीक है, उसके अलावा सभी D0 है, D0 D0 दैट इज 4F है, तो 5D 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 5D0 D0 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 D0। ठीक है, जिसमें भी D1 हुआ है, ठीक है, जिसमें भी D1 हुआ है, बाकी सब आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक, आई थिंक कोई बात दिक्कत नहीं होगी। और बाकी सबका S तो सबका सेम ही है कि S में 2 है, तो ये 6S2 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 6S2। ठीक है, तो बस आपके जो एक्सेप्शंस हैं वो आप याद रखना। तो एक्सेप्शंस में मैंने आपका डाला है, एक तो ये, एक आपका यहाँ पे है हमारे पास ग्लोडोनियम ये, और एक आपके पास स्टार्टिंग में है सीरियम, और लेंथेनम तो अलग ही है बट मैंने फिर भी डाल दिया। ठीक है, तो बस आपको कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली सवाल आ जाएगा, और अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप यहाँ से कर पा रहे होंगे। नीचे वाला जो ये ब्लॉक है ये आपके एक्सेप्शंस के लिए, कि ये आपके एक्सेप्शंस है जिनमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका D1 रहेगा, अदरवाइज सब में D0 रहेगा। तो दैट इज LACEGD और LU। ठीक है, तो अगेन यहाँ से भी आपका सवाल जो आएगा आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि अब तो मैंने आपको बता दिया, इसके ज्यादा आप लोग को टेंशन लेने की यहाँ से जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट है भाई। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, क्योंकि एक्टोनॉट से तो वैसे भी कुछ नहीं आता, बट यहाँ से जो आ जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं इन चारों में आपकी D1 होगी, बाकी सब में D0 होगी, केवल कॉन्फ़िगरेशन से सवाल आएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो लेंथेनम है वो D ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ पे आपका सीरियम में D1 है, उसके बाद आपका ग्लोडोनियम में D1 है, उसके बाद आपका ल्यूटीनियम में D1 है, बाकी सब में D0 है, किसी में भी D1 नहीं है, और 6S2 सब में कॉमन है। अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक अलग केस बनेगा, बट सबसे पहले आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, पहले S से निकलेगा, फिर D से निकलेगा, और फिर आपका F से निकलेगा। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा। ठीक है, ओके, अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो एटॉमिक साइज में यहाँ पे ना आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, साइज आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपका साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है, लेंथेनॉइड से लेंथेनम जाने में आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है आपकी नीचे जाने में। ठीक है, दैट इज 4D 5D सीरीज। देखो क्या होता है यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, दैट इज
6s 5d 4f। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे भी होंगे और 6s में भी है। तो बेसिकली क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, अगर मैं बोलूं एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो एफ का क्या होता है, सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब पुअर का मतलब कि ये शील्ड नहीं है अच्छे, मतलब कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो ये अपने तक रोक नहीं पाते। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है जो भी इसके पास है, तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को अपने तक रोक नहीं पाते। तो न्यूक्लियस पहले तो डी तक पहुंचता है, ठीक है, जो आपने देखा ही था, और डी के बाद ये एस तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि ये भी पुअर शील्ड है, ये भी पुअर शील्ड है, बट ये बहुत ही पुअर शील्ड है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन तक अगर पहुंच जाएगा तो न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट इट। क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तो साइज कुछ ना कुछ अंदर शिफ्ट होगा, क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अंदर शिफ्ट करेगा तो टेक्निकली क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक तो अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए, ये अवेलेबल नहीं हो पाता है बॉन्डिंग के लिए क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको पकड़ लिया है। दूसरा यहाँ पे आपका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ये साइज डिक्रीज को ही क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनॉइड्स कर रहे हैं तो इसका नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट कॉजेस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f electrons. The poor shielding effect of 4f electrons causes lengthenoid contraction, because of which the size decreases and the electrons of the 6s orbitals are not available for your donation. ठीक है, they are not available for your डोनेशन। क्लियर है बात। तो ये आपका एक प्रॉब्लम है जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से 4D और 5D की सीरीज का भी साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सेम हो जाता है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सिमिलर देखी जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है, सेम हो जाती हैं। ठीक है, तो वही बात है, द कॉन्ट्रैक्शन इज सिमिलर ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांजिशन सीरीज and is attributed to the imperfect shielding of one electron by the other in the same सब शेल। मतलब जो 4f है उनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से आप लोग देखते हैं कि ज्यादा साइज देखने को, ज्यादा जो साइज है वो इंक्रीज देखने को यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। कुछ पॉइंट्स है जो इसके बाद आपको याद रखने होंगे। लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पाई जाती है। हालांकि कुछ कुछ केस में +2 +4 भी आप देख पाओगे, लेकिन वो तभी देखोगे जब आपकी कोई स्टेबल कन्फिग्रेशन बन रही होगी, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है केवल उतना ही याद कर लो, काफी है। सीरियम है जो एक +4 कन्फिग्रेशन शो करता है। सीरियम के केस में आप देख सकते हो कि जो सीरियम है, देखिए सीरियम के पास अगर मैं जाऊं तो सीरियम के पास यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 1 और 1, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सीरियम क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज कर ही सकता है, तो सीरियम अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Ce4 पॉजिटिव बन जाता है ताकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर सके। अदरवाइज सारे के सारे जनरली आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक सेकेंड, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अगर मैं आ जाऊं तो अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है इनका, जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है सिमेरियम का 1623 केल्विन। अदरवाइज ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। कलर्ड होंगे क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेप्ट La3+ एंड Lu3+, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे। पैरामैग्नेटिक है जनरली क्योंकि अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है, La3+ नहीं है, Ce4+ नहीं है, क्योंकि इनकी F0 कन्फिग्रेशन हो गई, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। Yb2+ और Atu3+ भी नहीं है क्योंकि इनकी F14 कन्फिग्रेशन होगी, अगेन कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो कौन नहीं है वो पेपर में आ जाता है, तो केवल ये 4 नहीं है, अदरवाइज सारे पैरामैग्नेटिक है। और बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो आपका क्या होता है, साइज जो है डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे आपका OH नेगेटिव जो है वो इजीली ये डोनेट कर पाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास LaOH3 है तो ये इजीली आपका, मतलब La से LuOH3 अगर आपके पास है तो ये आपका इजीली OH को डोनेट कर देगा, और ज़्यादा इजीली अगर ये OH नेगेटिव को डोनेट कर देगा तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये पेपर में कई बार पॉइंट आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये इंक्रीज हो रहा है बिकॉज आपकी OH नेगेटिव रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। सर्टेन रिएक्शंस जो आप देख सकते हो, वैसे अगेन ये पेपर में नहीं आएंगे बट चलो आप देख सकते हो, लेंथेनॉइड का एसिड के साथ रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हेलोजन से करोगे तो लेंथेनम के साथ X3 क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसी सिमिलरली वाटर के साथ आपका हाइड्रोक्साइड बन गया है।
कार्बन के साथ आपका कार्बाइड बन गया है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बन गया है, सल्फर के साथ सल्फाइड बन गया और ऑक्सीजन के साथ आपका ऑक्साइड बन गया। तो ये सारे सर्टेन रिएक्शंस है, क्योंकि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन +3 है, तो +3 फॉर्म में ही आपके सारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपके इस्तेमाल करे जाते हैं आपके स्टील पाइप्स को बनाने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये अलॉय है जिसको बोलते हैं मिश मेटल, ये कई बार पेपर में आ जाता है। तो मिश मेटल बनता है लेंथेनॉइड मेटल से, आयरन से और ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम से। परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, तो 95% आपका लेंथेनम होता है, बाकी सारा आपका बाकी बचे हुए मेटल्स होते हैं। मिश मेटल आपका एक क्या है, अलॉय है जो कि इस्तेमाल किया जाता है बुलेट्स और शेल्स को बनाने के लिए। अदरवाइज कैटलिस्ट की तरह भी लेंथेनॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेंथेनॉइड के ऑक्साइड्स का, और टेलीविजन स्क्रीन्स में और फ्लोरोसेंट सर्फेसेस में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो कई बार आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो थ्योरी है इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आपकी एक्टिनॉइड सीरीज आती है। अब देखो एक्टिनॉइड्स के बारे में ना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इतनी होती नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जो रिसर्च है वो भी नहीं हो पाई है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपके क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल। और अगर मैक्सिमम आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं तो इनके ऊपर अभी इतनी रिसर्च हो भी नहीं पाई है, क्योंकि इनकी जो हाफ लाइफ है, मतलब जो जितनी देर ये जीवित रहते हैं वो काफ़ी कम टाइम है। एक चीज़ और याद रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका जो पोमेरियम है ये आपका ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव है। ठीक है, नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं है लेंथेनॉइड सीरीज में। अदरवाइज आपकी एक्टिनॉइड्स में मोस्टली सारे आपके क्या है, रेडियो एक्टिव। और सारे रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से इनको ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो वो कन्फिग्रेशन डायरेक्टली आप याद कर लेना। वैसे इसकी याद ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथेनॉइड से ही आता है। बट मैंने ट्रिक डाल दिया, एक थे पाओ, उनके 9 पुत्र अमेरिका में काम करते थे, बांट के करते थे। इस फैमिली में 9 लड़कियां थी। तो अगेन ये आप लोग F1 से F14 तक लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा भी दूं, क्योंकि याद करना ना, मतलब ये पेपर में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, कहीं पे F2 है, F3 है, F4 है, D1 है, D1 है, D1 है, फिर यहाँ पे D1 है आपका, उसके अलावा और इसमें D1 है। तो ये पांचों में D1 है, बाकी सब में S2 कॉमन है, S2 सब में कॉमन है। D ये तो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए हैं। तो ये आपका F2 से शुरू हुआ, 2 3 4 5 गायब है, 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14। तो बहुत ही रेगुलरिटी है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो या तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ से पेपर में वैसे भी क्वेश्चन नहीं आता है। बट अगर कर सकते हो तो वो जो ट्रिक है डायरेक्टली उससे याद कर लेना, दैट इज गोइंग टू बी एनफ। थोड़े बहुत पॉइंट, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे लेंथेनॉइड है वैसे एक्टिनॉइड्स में भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगेन आपका जो 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से आप एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, इसमें भी और वही बात है, प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए इनको नहीं पढ़ा जाता। बट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी भी +3 रहेगी। सारे के सारे रेडियो एक्टिव रहते हैं, रिएक्टिव है, मैक्सिमम कलर्ड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इनकी एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती हैं, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है। तो इसी वजह से ज्यादा इससे सवाल भी आपके पेपर में नहीं बनते। ठीक है, दैट इज इट, दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। मेनली सारे पार्ट्स जो हैं इस चैप्टर के हमने कवर अप कर लिए हैं। और अगर आपने साथ में मेरे साथ पूरा वीडियो देखा है और साथ में आपने इसके जो नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चैप्टर प्रिपेयर हो चुका होगा। इसके अलावा जितनी भी सेक्शंस है वो हम लोग मैराथन में करेंगे, और मैराथन मेरी रहेगी 1 अक्टूबर को, तो जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जो कि CUT में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे सभी लोग मेरे साथ। मिलते हैं 1 अक्टूबर को। ठीक है, अदरवाइज मैं बोलूँगी कि अगर आप लोगों को CUT की सही तैयारी करनी है तो आप लोग सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेश बैच है जो शुरू हो रहा है, और उस पर प्राइस भी कम कर दिया गया है ताकि मैक्सिमम बच्चे उस बैच में इनरोल कर सकें। तो उस बैच में आपका पूरा सिलेबस कवर अप होगा स्टार्टिंग से एंड तक। उसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी है और उसमें आपकी बुक्स भी हैं। ठीक है, तो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें आप इनरोल करते वक्त एक कोड इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको मैक्सिमम जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप सभी लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी आज की वीडियो की। ठीक है, सो डेफिनेटली डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ सफलता बैच में, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम इनरोल करने में दिक्कत आ रही है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आपको इनरोल करना कहाँ से। आप लोग बस अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना, ऑल कोर्सेज पे चले जाना, और ऑल कोर्सेज में आपको यहाँ पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस के
CUET सेक्शन में CUET साइंस पे जाना है। एक ऑप्शन है आप महापैक ले लो, महापैक में सारे बैचेस आएंगे, तो आई वुड सजेस्ट अगर पॉसिबल है तो महापैक ले लो। लेकिन अगर आप एक ही बैच अफोर्ड कर पाते हो तो मैं बोलूँगी सफलता बैच इज द बेस्ट वन, क्योंकि फ्रेश है, प्राइस कम है और इसमें सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। तो 6799 दिख रहा है, इसको आप और भी कम कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको कोड दिया है, अगर आप उसको अप्लाई कर दोगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि अभी फिलहाल आ नहीं रहा है। तो अगर आप Y513 जो कोड है उसको अप्लाई करेंगे तो ये प्राइस और भी कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 6500 के आसपास ये प्राइस रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, GT सब कुछ होगा। लाइव क्लासेस होंगी, बुक्स होंगी और टेस्ट सीरीज होंगी। तो आई थिंक ऑल इन वन पैकेज है पूरे CUET के लिए, तो यू शुड नॉट मिस इट, क्योंकि टाइम से ज्वाइन करोगे तो कोई बैकलॉग्स नहीं रहेंगी, ठीक है। सो दैट इज इट। आई होप यू लाइक द क्लास एंड आई वुड लाइक टू सी द कमेंट्स जिसमें आप बताएंगे कि आपको बेस्ट क्या लगा। डू लाइक एंड लेट्स मीट इन द मैराथन ऑन योर संडे 1 October। ऑल द बेस्ट।